हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम जानेंगे डेरिवेटिव्स मार्केट के एक पॉपुलर सेगमेंट के बारे में जिसका नाम फ्यूचर्स है। उस चीज़ के बारे में आपको मैं पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करूंगा। मेरा नाम शुभम उगड़े है। मैं आपको पूरी जानकारी बताने की कोशिश करूंगा कि फ्यूचर्स क्या होते हैं, फ्यूचर्स किस तरीके से ट्रेड होते हैं, किस किस सेगमेंट में ट्रेड होते हैं, कौन से इंडेक्स में फ्यूचर्स ट्रेड होता है और कौन से स्टॉक्स में फ्यूचर्स ट्रेड होता है। ये सब चीज़ के बारे में अपन जानकारी प्राप्त करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आइए चलिए जानते हैं कि फ्यूचर्स क्या होता है और इसमें कैसे ट्रेड होता है और एक कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे। इस चीज़ के बारे में आज पूरी जानकारी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सोचिए अगर आप आज ही डिसाइड कर पाए कि कल का रेट क्या होगा, है ना, तो इसी सोच से किस चीज़ का जन्म हुआ? फ्यूचर्स का। इसी सोच से किस चीज़ का जन्म हुआ? फ्यूचर्स का। तो फ्यूचर क्या है? फ्यूचर में ट्रेड होने वाले प्राइस जो कि फिक्स्ड होते हैं, जिस पर ट्रेड किया जाता है, इसे अपन समझते हैं। अब क्या है, फ्यूचर्स में ट्रेडिंग किस में होती है? कॉन्ट्रैक्ट में। फ्यूचर्स में ट्रेडिंग किस में होती है? कॉन्ट्रैक्ट में। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एक तरीके का एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट को अपन क्या कह सकते हैं? एक तरीके का ये समझौता होता है जो कि दो पार्टीज़ के बीच में होता है। एक पर्टिकुलर एसेट जैसे स्टॉक्स हो गया, कमोडिटी हो गई, एक्सचेंज हो गया जैसे, और दूसरा हो गया इंडेक्स हो गया। पर उसमें क्या रहता है? एक फिक्स्ड प्राइस पर फ्यूचर में किसी स्पेसिफिक डेट, मतलब जैसे कि आज 1 तारीख है तो 1 तारीख से 31 तारीख का भाव क्या होगा, तो उसको क्या कहेंगे अपन? स्पेसिफिक डेट पर खरीदना या बेचने का वादा करते हैं, है ना। और इसको अपन और आसान भाषा में समझे कि आज ही तय कर लो कि कल कितने में खरीदोगे या बेचोगे। मतलब आज, जैसे आज 1 तारीख है तो आज ही अपन ने इसे तय कर लिया कि भैया मैं इसको 100 रुपये में खरीदूंगा या तो मैं इसको 100 रुपये में सेल करूंगा। तो क्या हो गया, ये हमने 1 तारीख को ही तय कर लिया था कि मैं 20 तारीख को 100 रुपये में ही बेचूंगा या तो 100 रुपये में खरीदूंगा, है ना। तो ये हमने कब तय कर लिया? आज मतलब 1 तारीख को, ठीक है। चाहे मार्केट कहीं पे भी हो, मतलब यहाँ से इसका रेट 150 ही क्यों ना हो जाए, तो मुझे जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि मैं 100 रुपये में ही बेचूंगा या 100 रुपये में ही खरीदूंगा, तो मुझे उसी रेट पर इसे बेचना पड़ेगा या तो इसे खरीदना पड़ेगा। क्या हो गया? हम दोनों के बीच में इस चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट हो गया। या तो इसका प्राइस 150 हो जाए या तो फिर बढ़ के कितना भी हो जाए, बट मैं इसको 20 तारीख को 100 रुपये पर खरीदूंगा, है ना। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। अब ये क्या है? लीगल कॉन्ट्रैक्ट है। क्या है? लीगल है। लीगल कॉन्ट्रैक्ट कैसा है कि ये एक्सचेंज पर ट्रेड होता है ना। ये क्या है? एक्सचेंज पर ट्रेड होता है। जैसे इंडिया में एक्सचेंज कौन से बड़े? NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और BSE, है ना। कौन से बड़े एक्सचेंज है? NSE, BSE पर पर्टिकुलर वे में ये क्या होते हैं? ट्रेड होते हैं। अब क्या है कि फ्यूचर्स इजिकल टू भविष्य में तय की गई डील। मतलब वही मैंने बात की है कि आज 1 तारीख है और जैसे मैंने बोला 20 तारीख को भी मैं आपको 100 रुपये में खरीदूंगा। आपके और मेरे बीच में क्या हो गया? एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एक लीगल एग्रीमेंट है। तो यहाँ पर अपन दोनों के बीच में यहाँ पर तय हो गया, बायर्स और सेलर के बीच में, कि मैं 20 तारीख को 100 रुपये में खरीदूंगा, चाहे इसका प्राइस क्यों यहाँ से बढ़ जाए। तो यहाँ पर क्या है? बायर का फ़ायदा है, या तो यहाँ से प्राइस घट जाए तो यहाँ पे सेलर का फ़ायदा है। तो दोनों में से कोई भी एक चीज़ होगी तो उसके बीच में यहाँ पे ट्रेड हो जाएगा, है ना। तो क्या है आज का प्राइस? मतलब आज का प्राइस क्या है? व्यक्ति क्या करता है? प्राइस को फिक्स कर लेता है और कल की डेट में अपनी पोजीशन वहाँ पे ले लेता है। अब अपन देखते हैं कि फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट कब शुरू हुआ और क्यों शुरू हुआ। मेन पॉइंट क्या है कि शुरू कब हुआ और क्यों हुआ। तो ईयर 1800 में इसकी शुरुआत हुई। अमेरिका में किसान अपनी फसल की कीमत पहले से क्या कर लेना चाहते थे? फिक्स कर लेना चाहते थे, है ना। तो इनके कारण भी हुआ ये। और क्या हुआ? शिकागो में पहला ऑर्गेनाइज्ड फ्यूचर्स मार्केट बना। शिकागो में क्या बना? पहला ऑर्गेनाइज्ड फ्यूचर्स मार्केट बना। फिर उसके बाद में ईयर 1970s में क्या हुआ? इसका क्या हुआ? एक्सपांशन हुआ।
एक्सपांशन हुआ से तात्पर्य क्या है कि वहाँ से इसका कारोबार बढ़ा। फाइनेंशियल फ्यूचर्स को क्या किया, इंट्रोड्यूस किया गया। वहाँ पे इसमें क्या ऐड किया, करेंसी ऐड हुई, यहाँ पे बॉन्ड ऐड हुए, है ना। तो इस चीज़ में ऐड हुआ। उसके बाद में इसमें सिर्फ क्या होता था पहले, कमोडिटी मतलब गेहूँ, चावल, मक्का, सरसों, तेल हो गए और बहुत सारी जितनी भी कमोडिटी है वो सारी चीज़ इसमें ट्रेड होते थे। पर इसमें क्या हुआ, ऐड हुआ, करेंसी ऐड हुई, बॉन्ड्स ऐड हुए, है ना। और उसके बाद में क्या हुआ, स्टॉक्स भी इसमें ऐड हो गए। उसके बाद में क्या हुआ, जो इंडेक्स है जैसे कि अमेरिका का इंडेक्स हो गया, पूरे विश्व के जितने भी इंडेक्स है, अपने अपने जो भी स्टॉक मार्केट है उसमें जितने इंडेक्स हैं वहाँ के इंडेक्स, जैसे इंडिया का इंडेक्स क्या हो गया, निफ्टी 50 हो गया, सेंसेक्स हो गया और बैंक निफ्टी हो गया। तो ये सब क्या हुए इसमें इंट्रोड्यूस हुए, है ना। फिर उसके बाद में क्या होने लगा, इसमें ट्रेड होने लग गया, है ना। फिर क्या हुआ, इंडिया में ईयर 2000 में क्या हुआ, एनएसई ने क्या किया, इंडेक्स फ्यूचर्स को इंट्रोड्यूस किया। कब किया, ईयर 2000 में एनएसई ने इंडिया में इंडेक्स के फ्यूचर्स को इंट्रोड्यूस किया। और आज हम क्या करते हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स को क्या हम करते हैं, ट्रेड करते हैं। वहीं बीएसई में सेंसेक्स है ना, और बैंक एक्स है ना, बैंक एक्स, इनके भी फ्यूचर्स अपन क्या करते हैं, किसके है ये, बीएसई के हो गए, है ना। तो इनके भी फ्यूचर्स अपन क्या करते हैं, यहाँ पर ट्रेड करते हैं। अब अपन आज क्या करते हैं, फ्यूचर्स हर सेगमेंट में अपन ट्रेड कर रहे हैं यहाँ पे। जैसे कि पहला हो गया इक्विटी में भी अपन फ्यूचर्स का सेगमेंट में अपन ट्रेड कर रहे हैं। जैसे और दूसरा क्या हो गया, कमोडिटी मतलब यहाँ पे हो गया गोल्ड हो गया, उसके बाद में क्रूड ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, उसके बाद में और दूसरी कमोडिटी हो गई जो कि पॉपुलर कमोडिटी है जहाँ यहाँ पर ट्रेड हो रही है ना। उसके बाद में अपना कॉपर हो गया, है ना। तो ये सब क्या हो गया, कमोडिटीज़ हो गई। उसके बाद में करेंसी हो गया, जैसे इंडिया की करेंसी हो गया यूएस करेंसी, डॉलर हो गया, यूरो हो गया, पाउंड हो गया। तो ये सब चीज़ में होने लग गया यहाँ पे, है ना। तो ये सब चीज़ों से क्या हुआ, रिटेल ट्रेडर्स को इजीली एक्सेस मिला, है ना। रिटेल मतलब अपने जैसे जो ट्रेडर्स है, जो रिटेल ट्रेडर्स है, जो एक चीज़ में ट्रेड नहीं कर रहे, जो अलग अलग डाइवर्सिफिकेशन चाह रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हुआ, इक्विटी भी मिली, कमोडिटी मिली, करेंसी भी मिला, है ना। तो सब में क्या हुआ, यहाँ पे ट्रेड होना स्टार्ट हुआ। अब इसका मेन उद्देश्य क्या था, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट को बनाना का मेन उद्देश्य क्या था, सबसे पहला उद्देश्य क्या था, प्राइस की वॉलेटिलिटी से बचाव करना। अब ये प्राइस की वॉलेटिलिटी क्या होता है कि जैसे कभी भी, जैसे मान के चलते हैं अपन कि जैसे कपास है ना, जैसे कपास है। अब कपास का रेट जैसे कल आज बिक रहा है 100 रुपये में, है ना। अब जैसे कल कोई बाय करने जा रहा है तो 150 में बिक रहा है, फिर उसके बाद में यहाँ पे 200 रुपये में बिक रहा है ना, 200 रुपये में बिक रहा है। फिर यहाँ पे कभी 90 रुपये में बिक जा रहा है ना, 90 रुपये में यहाँ पर बिक जा रहा है। फिर कभी एकदम 60 रुपये हो जा रहा है, या तो फिर कभी यहाँ पर बढ़ के यहाँ पर ये 300 रुपये हो जा रहा है। तो क्या है, ये जो प्राइस है ये क्या है, यहाँ पर वोलेटाइल प्राइस है। वोलेटाइल प्राइस से तात्पर्य क्या है कि कभी भी प्राइस कुछ भी हो जा रहा है। तो इस चीज़ से इसको बचाना था, है ना। और आने वाले समय में होने वाले नुकसान को, मतलब जो ट्रेडर्स है, जैसे कि जो कि अपने किसान हो गए, है ना, किसान हो गए, है ना। जैसे कि किसान हो गया, किसान को क्या डर रहता है कि उसकी जो फसल है ना, उसकी जो फसल है उसका रेट कम ना हो जाए, है ना, उसका रेट कम ना हो जाए, ये उसका डर रहता है पहला। और व्यापारी का क्या डर रहता है, व्यापारी का पहला डर क्या रहता है कि जो फसल है, जो उसके पास में जो फसल आएगी, उसका दाम बढ़ ना जाए, है ना, उसका दाम बढ़ ना जाए। तो दोनों के अपने अपने अनसर्टिनिटीज़ है, दोनों भी व्यक्ति अपने अपने इस पर अनसर्टेन है ना। तो उसको सर्टेन करने के लिए फ्यूचर्स का इंट्रोड्यूस किया गया, दोनों को एक फिक्स्ड प्राइस प्रोवाइड हो, है ना, ताकि हर एक फिक्स्ड प्राइस पर हर कोई कमोडिटी सेल हो सके, कोई परचेस कर सके। तो इस चीज़ को स्टेबिलिटी कौन देता है, फ्यूचर्स देता है ना।
तो इससे क्या है, किसान, व्यापारी और निवेशक इससे क्या लेते हैं, इसका फ़ायदा मिलता है। कि जैसे कि हाँ भाई, अब जैसे कि कोई गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया कि मैं गेहूँ, है ना, गेहूँ मैं 100 रुपये पे खरीदूंगी, है ना, 100 रुपये पे खरीदूंगी। तो यहाँ पे किसान जाएगा 100 रुपये पे यहाँ पे सेल कर देगा, है ना। ये किसान गया यहाँ पे 100 रुपये पे सेल कर दिया, और यहाँ पर जो व्यापारी है वो 100 रुपये पे खरीद रहा है ना, 100 रुपये पे खरीद रहा है। फिर उसके बाद में अपना मार्जिन ऐड करके यहाँ पे आगे सेल कर दे रहा है रिटेलर्स को, जो भी गेहूँ लेने वाले हैं या तो फिर कुछ भी वो आगे सेल करने वाला है। तो क्या हो गया, एक फिक्स्ड प्राइस मिली, ना कि वो 100 से बढ़ के 200 हो जा रहा है, ना कि एकदम 50 हो जा रहा है। 50 हो जाएगा तो किसान को यहाँ पे क्या हो जाएगा, घाटा हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, 100 से 200 हो जाएगा तो फिर वहाँ पे क्या हो जाएगा कि व्यापारी को अनसर्टिनिटी हो जाएंगी कि मेरे को और बड़े भाव में ख़रीदना पड़ेगा यहाँ पर, और मेरे को ज़्यादा पैसा लगाना पड़ेगा। फिर वो वहाँ से प्राइस यदि 100-200 में यदि उसने ख़रीदा, जैसे कि उसने 200 में ख़रीदा यहाँ पे, और 200 में ख़रीदने के बाद डायरेक्ट गवर्नमेंट ने बोल दिया, या तो फिर कोई दूसरे पर्सन ने ऐसा कुछ हो गया कि प्राइस वहाँ से 100 रुपये पे आ गया, तो वहाँ से व्यापारी का घाटा हो गया, है ना। तो ये क्या, अनसर्टिनिटी को दूर करने के लिए फ्यूचर्स को इंट्रोड्यूस किया गया। अब अपन देखते हैं कि फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट कैसे काम करता है, इस चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अब अपन रियल एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि जैसे अपन ने इक्विटी का लिया था कि इक्विटी में भी फ्यूचर्स होते हैं, तो फ्यूचर्स इक्विटी में होते हैं, तो उसमें से भी अपन ने एक शेयर पकड़ा जिसका नाम रिलायंस है। अब अपन ने देखा कि रिलायंस का रेट क्या चल रहा है, 2500 रुपये चल रहा है, और आपको लगता है कि 31 जनवरी तक इसका रेट क्या जाएगा, 2700 रुपये जाएगा इसका रेट, है ना। तो आपने क्या किया, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट को आप क्या करोगे, बाय करोगे, है ना। आपने एक लॉट से तात्पर्य क्या है कि एक लॉट में कितने शेयर्स होते हैं, 250, मतलब रिलायंस के कितने शेयर है, 250। अपन यहाँ पे एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं ना, 250 शेयर है, तो रिलायंस का फ्यूचर्स आप क्या करोगे, यहाँ पर एक लॉट बाय करोगे, है ना। तो 2500 के रेट का जो फ्यूचर्स होगा वो आप यहाँ पे क्या करोगे, बाय करोगे, और उसकी एक्सपायरी डेट कब की रहेंगी, 31 जनवरी की यहाँ पर उसकी एक्सपायरी डेट रहेंगी। अब 31 जनवरी को सेटलमेंट, है ना, 31 जनवरी को जब सेटलमेंट होगा तब क्या होगा कि आपने अनुमान क्या लगाया था कि 31 तारीख तक इसका रेट 2700 रुपये हो जाएगा, है ना, हो जाएगा। तो आपको उस हिसाब से प्रॉफिट यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे कि हो गया, जैसे 31 तारीख को रिलायंस का रेट 2700 रुपये हो गया, है ना। तो फिर यहाँ पर क्या है कि आपने 2500 में ख़रीदा था, 2700 में आप बेच रहे हो, और 250 आपके पास एक लॉट है, और एक लॉट में 250 शेयर है, मतलब आपको एक शेयर पर कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 200 रुपये का आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। तो पूरे लॉट पे आपको कितने का प्रॉफिट हो जाएगा, 50,000 का प्रॉफिट हो जाएगा आपको। तो यहाँ पर अपन ने किसकी बात करी, यहाँ पर अपन ने प्रॉफिट की बात करी, है ना, कि आपको लगता है कि रिलायंस का रेट वहाँ पे फ्यूचर्स में जाके 2700 रुपये हो जाएगा, तो आपने वहाँ से क्या करा, प्रॉफिट कमा लिया, ठीक है। बट अब इसके दूसरे कंडीशन में अपन देखते हैं, भाई जहाँ प्रॉफिट है वहाँ लॉस भी होगा ही होगा। यदि आपने रिलायंस का शेयर, है ना, आपका रिलायंस का शेयर 2700 नहीं गया और वहाँ से 200 रुपये गिर गया 31 तारीख तक, है ना, तो आपको पर शेयर कितने रुपए का लॉस हो रहा होगा, जैसे 2300 रुपये यहाँ पे आ गया रेट, तो आपको पर शेयर 200 रुपये का तो लॉस हो रहा है यहाँ पे। तो आपको टोटल नुकसान भी कितना हो जाएगा, 50,000 का आपको टोटल नुकसान हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर है, आपको यहाँ पे टोटल नुकसान कितना हो जाएगा, जैसे कि आप पर शेयर 200 रुपये का प्रॉफिट कर रहे थे, तो आपको वहाँ पे 50,000 का प्रॉफिट हो रहा था, पर आप पर शेयर वहाँ पर 200 रुपये का लॉस कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे 50,000 का नुकसान भी तो हो सकता है ना। तो दोनों कंडीशन आपके लिए अप्लाई होती है। अब इसमें की पॉइंट क्या है, आपको पूरा पैसा थोड़ी देना पड़ता है फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट को लेने के लिए, आपको सिर्फ मार्जिन मनी देना पड़ता है, जैसे कि 10 से 20% पैसा ही जमा करना होता है। जैसे कि आप कैश मार्केट में आप रिलायंस को 250 आप शेयर परचेस करते किस भाव से,
2500 के भाव से आप परचेस करते तो आपको मोर देन 6.25 लाख रुपीस आपको देना पड़ता है ना। वहीं आप क्या करेंगे, मार्जिन मनी के थ्रू आपको यहाँ पर क्या फैसिलिटी मिल जाएगी, आपको ये फैसिलिटी मिल जाएगी कि आप 6,25,000 का ट्रेड आप मात्र 1,50,000 या 2 लाख रुपए में उठा सकते हो, है ना। आप 2 लाख रुपए में उठा सकते हो। ये क्या हो गया, आपको मार्जिन मनी की फैसिलिटी मिल गई, है ना। अब यहाँ पर मेन पॉइंट क्या है कि फ्यूचर्स में जब आप कॉन्ट्रैक्ट में आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको एक्चुअल डिलीवरी वहाँ पे नहीं मिलती, है ना। अब यहाँ पे या तो फिर आपके अकाउंट में क्या होगा, प्रॉफिट सेटलमेंट होगा या तो फिर आपको लॉस सेटलमेंट होगा। दोनों में से कोई एक चीज़ होगी, है ना। यदि आप फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हैं तो आपको क्या होगा, एक्चुअल में रियल डिलीवरी नहीं मिलेगी। आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक एग्रीमेंट को बाय कर रहे हैं, है ना। उसकी लीगल डिलीवरी नहीं मिलेगी आपको सिर्फ और सिर्फ या तो फिर प्रॉफिट आपके अकाउंट में सेटलमेंट होगा या तो फिर लॉस आपके अकाउंट में सेटलमेंट कर दिया जाएगा। ये दोनों भी केस आपके फ्यूचर्स में हो सकते हैं। अब अपन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के मेन 3 पार्ट के बारे में जानेंगे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट टूल्स होते हैं, जो कि जिसको जानना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। पहला है मार्जिन, है ना। मार्जिन क्या होता है, ये क्या है, वो मिनिमम अमाउंट है जो आपको फ्यूचर्स ट्रेड करने के लिए, है ना, जो फ्यूचर्स ट्रेड करने के लिए आपको ब्रोकर के पास में कुछ अमाउंट रखना पड़ता है। जैसे कि आपको 1 लाख रुपए का ट्रेड लेना है तो आपको मार्जिन के फैसिलिटी यदि आप यूज करते हैं तो आप 15,000 से 20,000 का मार्जिन देकर भी आप 1 लाख का कॉन्ट्रैक्ट आप बाय कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, इनिशियल मार्जिन क्या होता है, जबकि ट्रेड शुरू करते समय आपको जो मार्जिन की रिक्वायरमेंट है वो होता है। अब उसके बाद मेंटेनेंस मार्जिन क्या होता है, जब आप पोजीशन मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट आप क्या कर लेते हैं, बाय कर लेते हैं, है ना। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आप बाय कर लेते हैं तो उसको मेंटेन करने के लिए ये क्या होता है, रिक्वायर्ड होता है। क्योंकि वैल्यू क्या होती है, प्राइस यदि बढ़ते जाता है तो अपने हिसाब से मार्जिन होते जाता है, बट प्राइस यदि घटते जाता है तो आपका ट्रेडिंग अकाउंट में से पैसा उतना आगे पीछे होते रहता है। अब अपन दूसरे टूल के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं जिसका नाम है लेवरेज। लेवरेज क्या है, यदि आपके जेब में 20,000 रुपये पड़े हैं और आप 20,000 से 1 लाख रुपए का ट्रेड ले सकते हैं तो ये कितने गुना हो गया, 5 गुना हो गया, है ना। तो आपका लेवरेज कितने गुना हो गया, 5 गुना हो गया। अब इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा है ज़्यादा प्रॉफिट। यदि आप ज़्यादा प्रॉफिट निकालना चाहते हैं, है ना, यदि आप ज़्यादा प्रॉफिट निकालना चाहते हो तो आप लेवरेज का यूज़ कर सकते हैं। और लेवरेज में लॉस भी क्या होता है, हेवी लॉस होता है। यदि आपको यहाँ से जैसे आपने 20,000 से 1 लाख रुपए का ट्रेड लिया और उसमें आपको 5,000 का लॉस हो गया, है ना, आपको 5,000 का लॉस हो गया तो आपका इनिशियल कैपिटल कितना हो जाएगा, 20,000 से घट के 15,000 का ही रह जाएगा आपको। अब इसका नेक्स्ट टूल क्या है कि एक्सपायरी डेट। अब जैसे किसी ने कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट किया और एग्रीमेंट क्रिएट किया तो कभी ना कभी तो एक्सपायर होगा वो। तो हर महीने के आखिरी गुरुवार को सभी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, एक्सपायर होते हैं, है ना, एक्सपायर होते हैं। वहाँ से क्या होता है कि ऑटोमेटिकली आपकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाएंगी। यदि आपने होल्ड करके रखी है आपकी पोजीशन तो ऑटोमेटिक वो स्क्वायर ऑफ हो जाएंगी। जो भी आपके अकाउंट में प्रॉफिट बन रहा होगा वो आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। जो भी आपके अकाउंट में लॉस हो रहा होगा, लॉस होने के बाद में जो पैसा बचेगा वो आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो जैसे कि 1 जनवरी को कोई फ्यूचर्स क्रिएट हुआ, कोई फ्यूचर क्या हुआ, क्रिएट हुआ और उसकी एक्सपायरी 31 जनवरी को है। कॉन्ट्रैक्ट है ना, कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी है तो एक्सपायरी उसकी कब की है, 31 जनवरी की है। तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। और स्क्वायर ऑफ होने के बाद में ये जो आपके पास में जो पोजीशन रहेंगी जो कि प्रॉफिट या लॉस में भी हो सकती है तो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में वो पैसा
डिडक्ट हो जाएगा, जो कि आपके लिए नेक्स्ट ट्रेड उसमें आप जो भी आपका कर सकते हैं। अब अपन देखते हैं कि फ्यूचर्स ट्रेडिंग के माध्यम से आपको प्रॉफिट एंड लॉस कैसे हो सकता है। दोनों सिनेरियो में अपन देखेंगे बेस्ट एग्जांपल के थ्रू। पहला केस अपन देखते हैं कि आपने निफ्टी में पोजीशन क्या की, बाय की। बाय करना मतलब पोजीशन को लॉन्ग करना। लॉन्ग, यदि आप कभी सुनेंगे कि आप किसी ने पोजीशन लॉन्ग की है तो आप वहाँ समझ जाना कि किसी ने पोजीशन बाय कर रखी है। तो क्या है कि आपने कभी निफ्टी के फ्यूचर्स को क्या किया, बाय किया, है ना। और उसका लॉट साइज़ क्या है, 50। वो समय के हिसाब से बदल सकता है ना। वो अपने अपने हिसाब से एक्सचेंज अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। कभी 75 भी हो जाते हैं और कभी 50 भी हो जाते हैं, कभी 25 भी हो जाते हैं। तो डिसीजन अपने हिसाब से एक्सचेंज लेते रहता है। तो अपन यहाँ पे एग्जांपल की बात कर रहे हैं। 26,000 के निफ्टी के फ्यूचर्स को आपने बाय किया जिसका लॉट साइज़ 50 है, ठीक है। अब क्या होगा, एक्सपायरी पर निफ्टी यदि 26,500 चला गया, है ना, तो आपको क्या होगा, 26,000 रुपये आपने बाय किया था, 500 पॉइंट का आपको गेन होगा। तो आपको यहाँ पे 25,000 रुपये का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। आपको 25,000 रुपये प्रॉफिट हो जाएगा। और वहीं केस नंबर 2 है कि आपने वहाँ पे निफ्टी के फ्यूचर को सेल किया। अब सेल करने से तात्पर्य क्या है, कहीं भी आप सुने कि किसी ने पोजीशन शॉर्ट की है, तो वहाँ पे क्या किया है, किसी ने सेल किया है ना। तो क्या है, यहाँ पर निफ्टी को किसी ने 26,500 पर सेल किया मानो, है ना। अब सेल करने के बाद में क्या हुआ, उसने क्या किया कि निफ्टी वहाँ से गिरने वाला है। अब निफ्टी वहाँ से गिर गया, गिरने के बाद 26,000 पे आ गया। तो वहाँ पे भी क्या हुआ, उसको 500 पॉइंट्स का गेन हुआ। तो इसको टोटल यहाँ पे कितना प्रॉफिट हो जाएगा, 25,000 का यहाँ पे इसको प्रॉफिट हो जाएगा। अब अपन प्रॉफिट की अपन ने सिचुएशन देख ली, अपन लॉस की सिचुएशन देखते हैं। अब अपन पहला केस देखते हैं कि किसी ने निफ्टी 26,000 पर बाय किया, मतलब पोजीशन को लॉन्ग किया, है ना। अब निफ्टी वो क्या एक्सपेक्टेशन रख रहा है कि यहाँ से निफ्टी बढ़ेगा, बढ़ के 26,500 तक जाएगा। पर वहाँ से क्या हो गया, निफ्टी गिर के 25,500 पे आ गया। तो उसको क्या हुआ, 500 पॉइंट का यहाँ पे लॉस हो गया। तो उसको यहाँ पे 25,000 का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। केस नंबर 2, उसने क्या किया, निफ्टी को सेल किया, है ना, सेल किया। जैसे कि उसने सोचा कि यहाँ से 26,000 से मार्केट गिरने वाला है, उसने वहाँ से पोजीशन लॉन्ग कर दी, पोजीशन उसने क्या कर दी, शॉर्ट कर दी यहाँ से उसने पोजीशन। तो निफ्टी वहाँ से गिरने के बजाय निफ्टी बढ़ के 26,500 हो गया। वहाँ से क्या हो गया कि उसको 500 पॉइंट का वहाँ पे क्या हो गया, लॉस हो गया। तो उसको यहाँ इस केस में क्या हो जाएगा, इसको यहाँ पे 25,000 रुपये का लॉस हो जाएगा। तो अपन ने एग्जाम्पल के थ्रू समझा कि आपका किस वे में आप पोजीशंस को देख रहे हैं और किस वे में आप समझ रहे हैं मार्केट को किस हिसाब से आप अपनी अंडरस्टैंडिंग बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है, मेन इंपॉर्टेंट सावधानी रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि फ्यूचर्स में प्रॉफिट भी बहुत तेज़ी से होता है, लॉस भी बहुत तेज़ी से होता है। किस वजह से होता है, क्योंकि इसमें लेवरेज का यूज़ होता है ना, लेवरेज का यूज़ होता है। तो इस वजह से प्रॉफिट भी एकदम आपको फास्ट दिखेगा, लॉस भी आपको एकदम फास्ट दिखेगा। कभी आपकी पोजीशन प्रॉफिट में दिखेंगी, कभी आपकी पोजीशन लॉस में दिखेंगी। इसलिए आपको रिस्क मैनेजमेंट करना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर। यदि आपको फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करना है तो आपके पास सबसे पहले क्या होना चाहिए, एक डीमैट अकाउंट होना आपके पास में मैंडेटरी है ना। डीमैट अकाउंट होगा, जैसे कि आजकल डिस्काउंट ब्रोकर चल रहे हैं, ज़ीरोधा हो गया, अपस्टॉक हो गया, एंजल वन हो गया, ग्रो हो गया। यहाँ पर आप आपका ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। वहाँ से आपको FNO का सेगमेंट क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे इनेबल करवाना पड़ेगा, तभी आप इस चीज़ को कर सकते हैं। उसके बाद में मार्जिन फंड करें, है ना। तो क्या है, आपके जो ट्रेडिंग अकाउंट में पर्याप्त मार्जिन अमाउंट ट्रांसफ़र करें, जो कि आपके ट्रेड लेने में आपको हेल्प कर सके। इंट्राडे मतलब आज में आप कौन सी पोजीशन बनाते हैं, कौन सी पोजीशन ख़त्म करते हैं, तो उसको अपन काय में देखेंगे, इंट्राडे में। उसके बाद में पोजीशन ट्रेडिंग, मतलब आपका मतलब जो ट्रेड है वो लंबा चलने वाला है, तो उस हिसाब से आपके पैसे यहाँ पर सामने मतलब आपके ब्रोकर को देंगे आप यहाँ पर, है ना। उसके बाद में कॉन्ट्रैक्ट तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, है ना, NSE या BSE पर
और लिस्टेड फ्यूचर्स में से आप कहाँ ट्रेड करना चाहते हैं, तो उस चीज़ को आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, चॉइस कर सकते हैं। जैसे आपको निफ्टी में करना है, बैंक निफ्टी में करना है, या तो फिर कोई स्टॉक के फ्यूचर्स में करना है आपको काम, तो आप ऐसा कर सकते हैं। बाय या सेल ऑर्डर लगाएं ताकि आपको पता लगे कि कीमत बढ़ेंगी, तो आप उस हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, और उस हिसाब से आप भी सेल कर सकते हैं। लॉट साइज़ आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको 1 लॉट में काम करना है, 2 लॉट में काम करना है, ये टोटल आपका डिसीजन हो सकता है। यहाँ सबसे मेन इम्पॉर्टेंट क्या है कि आप कोई भी काम करें वहाँ पर आपको स्टॉप लॉस लगाना मैंडेटरी ही है ना। स्टॉप लॉस लगाना मैंडेटरी है। उसके बाद में आपको एक टारगेट आपको सेट करके जो भी आपको जैसा लगता है उस हिसाब से आप अपना काम कर सकते हैं, है ना। एक्सपायरी से पहले ही आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को, यदि आप उस कॉन्ट्रैक्ट से कुछ बेनिफिट ले चुके हैं, तो आप अपने हिसाब से उस चीज़ को स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। अब अपन देखते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के डिफरेंट सेगमेंट। जैसे इक्विटी में फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट कैसे होते हैं, इंडिविजुअल स्टॉक जो होते हैं, जैसे कि रिलायंस हो गया, TCS हो गया, इन्फोसिस हो गया, HDFC बैंक है, यहाँ पर तो हर स्टॉक का अपना अपना फ्यूचर्स होता है। उसमें लॉट साइज़ भी अलग अलग होता है ना। और जितनी भी कंपनीज़ ये है, जैसे कि रिलायंस की बात करी, TCS की बात करी, तो यहाँ पर क्या रहता है कि लिक्विडिटी स्टॉक में ज़्यादा मिलती है, जिससे कि आपका जो ऑर्डर है, जो आपका ऑर्डर है, उसको एग्जीक्यूट होने में टाइम नहीं लगता है ना। एग्जीक्यूट होने में आप उसमें टाइम नहीं लगता है। और वहीं देखें तो अपन इंडेक्स फ्यूचर में कहाँ पर ट्रेड होता है, निफ्टी 50 में होता है। निफ्टी 50 का इंडेक्स फ्यूचर है ना। उसके बाद में बैंक निफ्टी में, सेंसेक्स में, ये इंडेक्स में फ्यूचर्स में ट्रेड होता है यहाँ पर। और ये सबसे ज़्यादा क्या है, पॉपुलर है। बिगनर्स के लिए भी यहाँ पर क्या है, ट्रेड होता है, क्योंकि यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन होता है ना। क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन के कारण क्या होता है, एकदम से प्राइस यहाँ पर फिक्स्ड रहती है, मतलब ज़्यादा कुछ यहाँ पे अनसर्टेनिटी नहीं हो सकती है यहाँ पर। अब अपन देखते हैं कि कमोडिटी सेगमेंट में फ्यूचर्स की ट्रेडिंग तो होती है, क्योंकि कमोडिटी सेगमेंट में यहाँ पे क्या होता है कि जैसे गोल्ड का प्राइस हो गया, गोल्ड का फ्यूचर्स का रेट क्या चल रहा है, सबसे ज़्यादा पॉपुलर चलता है ये। उसके बाद में सिल्वर्स का फ्यूचर्स का रेट क्या हो गया, ये भी सबसे ज़्यादा पॉपुलर चलता है। उसके बाद में क्रूड ऑयल तो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है, जहाँ पे फ्यूचर्स का रेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेचुरल गैस, ये हाईली वोलेटाइल इंडस्ट्री है ना। ये क्रूड ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, तो ये क्या कमोडिटीज़ क्या होती है, MCX के थ्रू यहाँ पर ट्रेड होती है, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, जो कि आपके ब्रोकर के साथ में ही यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये क्या होता है, इसकी फिजिकली डिलीवरी, मैंने वही ऊपर समझाया था कि ये क्या होते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इनकी कोई फिजिकली डिलीवरी नहीं होती, इसकी कोई फिजिकली डिलीवरी नहीं होती। या तो फिर आपके अकाउंट में प्रॉफिट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, या तो आपके अकाउंट में लॉस क्रेडिट हो जाएगा, है ना। कमोडिटी के बाद में अब नेक्स्ट क्या है, करेंसी में भी फ्यूचर्स में ट्रेड होता है और बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे US डॉलर है, डॉलर का रेट आगे पीछे होते रहता है, तो क्या है, उसके फ्यूचर्स ही ये डिसाइड करते हैं कि इसका रेट क्या होने वाला है। उसके बाद में इंडियन करेंसी का फ्यूचर हो गया, है ना, यूरो का हो गया, यूरो इंडियन हो गया। उसके बाद में ये सब चीज़ें क्या है, करेंसी है, जो कि यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या है कि करेंसी में फ्यूचर्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जब होता है तो यहाँ पर क्या होता है, जो रेट को तय करने में मदद करते हैं, यहाँ पर हेजिंग के लिए यूज़ होता है सबसे ज़्यादा ये, है ना। NSE और BSE दोनों पर करेंसी अवेलेबल है कि इंडिया USD INR हो गया, यूरो INR हो गया। उसके बाद में पाउंड हो गया, पाउंड INR। तो ये सब चीज़ क्या हो गया कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं ये सब चीज़ें यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है कि हर सेगमेंट का अपना रिस्क और रिवॉर्ड रेशो होता है ना। बिगनर्स को इंडेक्स फ्यूचर्स से शुरुआत करनी चाहिए। ये सिर्फ एक एग्जांपल के थ्रू मैं बता रहा हूँ, ताकि वहाँ से आपको क्या है, क्या मतलब डाइवर्सिफिकेशन ज़्यादा मिलता है, क्योंकि इंडेक्स फ्यूचर्स में यहाँ पे, और जो कि स्टेबल होता है ना। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है फ्यूचर्स ट्रेडिंग का, हेजिंग करना। हेजिंग क्यों करना, क्योंकि
आपका जो पोर्टफोलियो है उसे आपको कैसे आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इसलिए भी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट इंट्रोड्यूस हुए थे। क्योंकि जैसे बहुत बड़ी बड़ी म्यूचुअल फंड होती है ना, म्यूचुअल फंड कंपनीज हो गई, और उसके बाद में इंस्टीट्यूशंस हो गए बहुत बड़े बड़े, उसके बाद में कोई इंडिविजुअल इन्वेस्टर हो गए जो कि बहुत बड़ा कैपिटल रख रहा है। तो उसमें क्या है कि जब मार्केट में क्रैश आता है ना, क्रैश आता है तो उनके कैपिटल वहाँ पे वाइप आउट होने की संभावना होती है। तो उस चीज़ से बचने के लिए भी यहाँ पर क्या है, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जिससे कि हेजिंग के कारण उनका जो मेन अमाउंट है उसमें जो लॉस होता है वो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू कवर हो जाता है। इस चीज़ को अपन समझते हैं। हेजिंग का मतलब अपनी एग्जिस्टिंग होल्डिंग, जो आपके पास में होल्डिंग्स है उसको प्रोटेक्ट करना है। मतलब मान लो आपके पास में 10 लाख के रिलायंस के शेयर्स है और आपको डर है कि मार्केट यहाँ से क्या कर सकता है, क्रैश कर सकता है। तो उसका आपके पास में सॉल्यूशन क्या है, आपने रिलायंस की फ्यूचर्स को सेल कर दो। अगर मार्केट गिरा है ना, मार्केट गिरा तो शेयर्स में क्या होगा, जो आपके पोर्टफोलियो में है उन शेयर्स में क्या होगा, वहाँ पे लॉस दिखेगा आपको। लेकिन आपने फ्यूचर्स में भी पोजीशन बना के रखी थी है ना, लेकिन आपने क्या करा था, फ्यूचर्स में भी पोजीशन बना के रखी थी। वहाँ पे यहाँ पे लॉस होगा पर यहाँ पे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो ये जो प्रॉफिट रहेगा उस लॉस को कवर करेगा, जिसके लिए यहाँ पर आपको प्रोटेक्शन मिलेगी है ना। और ये क्या करता है, एक इंश्योरेंस का काम करता है ना। अब ये क्या है, फ्यूचर्स में हेजिंग क्या है, हेजिंग एक इंश्योरेंस का काम करता है। जैसे कि थोड़ा सा कोई कुछ प्रीमियम दे दिया इन्होंने, प्रीमियम देने के बाद में ये कैपिटल को वो प्रोटेक्ट करता है। जैसे कि अपन लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं क्योंकि अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए, टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं क्योंकि यदि कोई व्यक्ति एक्सपायर हो गया उसके बाद में उसकी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए, या तो अपन हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं। तो थोड़ा थोड़ा अपन उस चीज़ का प्रीमियम देते रहते हैं कि भाई अनसर्टेनिटी कभी भी किसी के साथ हो सकती है, तो उस चीज़ से बचने के लिए क्या कर सकते हैं अपन, ये सब प्रोडक्ट अपने पास में है। बट अपने कैपिटल को बचाने के लिए अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यदि अपना बड़ा कैपिटल है उस चीज़ को बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हेजिंग का यूज़ कर सकते हैं। और हेजिंग का यूज़ होता है क्योंकि म्यूचुअल फंड कंपनीज़ के पास में बहुत बड़ा एसेट्स होते हैं जिस चीज़ को वो मैनेज करते हैं। उसके बाद में FIIs DIIs ये सब चीज़ का यूज़ करते हैं ताकि उनके फंड को प्रोटेक्ट किया जा सके। और इस चीज़ को मेनली इन्वेस्टर और बिजनेसमैन इसको यूज़ करते हैं है ना। और इससे क्या होता है, रिस्क को मैनेज किया जा सकता है। ये कौन सा हो गया, हेजिंग के थ्रू आप कर सकते हैं, रिस्क को मैनेज कर सकते हैं है ना। आपका जो कैपिटल पे जो आपको रिस्क आने वाला है उसको आप मैनेज कर सकते हैं। और मेनली क्या है, मेनली जो फ्यूचर्स है ना, इसीलिए भी इंट्रोड्यूस हुए थे डेरिवेटिव्स मार्केट में, ताकि किसी के पास में जैसे पोजीशन, जैसे अपन ने अभी बात करी थी, जैसे आपके पास में 10 लाख के रिलायंस के शेयर्स है, ठीक है। आपने क्या किया, आपके पास में एक टूल अवेलेबल है हेजिंग का है ना, हेजिंग का एक टूल अवेलेबल है कि आपने हेजिंग के थ्रू इस 10 लाख को बचाने के लिए आपने एक आपने यहाँ पे क्या किया, इंश्योरेंस को आपने क्या कर लिया, बाय कर लिया। किसके एवज में, 10 लाख को बचाने के एवज में। यदि आपका कैपिटल बड़ा है तब ये आपके लिए काम करेगा। ये आपके लिए तब काम नहीं करेगा कि आपके पास में रिलायंस का सिर्फ 1 शेयर है या तो फिर 10 शेयर है, तब आपके लिए ये कोई बेनिफिट का काम नहीं करेगा है ना। कि आप यहाँ पर आपके मेन कैपिटल को बचाने के लिए आप यहाँ पर दूसरी चीज़ ले रहे हैं, ये तब आपके लिए काम नहीं करेंगे। यदि आपके अगेंस्ट में मार्केट चला गया तो आपको वहाँ पर क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा यहाँ पर है ना। अब दूसरा इसका सेगमेंट क्या है कि स्पेकुलेशन है ना। स्पेकुलेशन से क्या तात्पर्य है कि यहाँ पर कई लोग क्या करते हैं, फ्यूचर्स का यूज़ प्रॉफिट कमाने के लिए करते हैं है ना, प्रॉफिट कमाने के लिए करते हैं। बिना कोई अंडरलाइंग एसिड रखे, मतलब यहाँ पर सिर्फ वो कॉन्ट्रैक्ट को बाय कर रहे हैं कि उनको यहाँ पे लग रहा है कि यहाँ से मार्केट गिर जाएगा, इसलिए यहाँ से बाय कर रहे हैं। कि पूरा यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, पूरा यहाँ पे अंदाजे में काम कर रहे हैं है ना। ये क्या है, प्योर बेटिंग है ना। ये क्या है, प्योर बेटिंग मतलब सट्टेबाजी करना है ना। ये कोई काम की चीज़ नहीं होती है। यहाँ पर मतलब सामने वाला क्या करता है, अनुमान लगाता है कि यहाँ से निफ्टी बढ़ेगा तो निफ्टी का फ्यूचर्स बाय कर लेते हैं है ना।
फिर यहाँ पे कोई शेयर्स नहीं होते, बल्कि मतलब जैसे निफ्टी का रेट बढ़ेगा तो वहाँ से प्रॉफिट कर लेंगे ये लोग, है ना। इसमें क्या होता है, सिर्फ डायरेक्शन पर ट्रेड होता है ना। ट्रेडर्स क्या करते हैं, स्पेकुलेशंस पे क्या करते हैं, मूवमेंट का फ़ायदा उठाते हैं, और ये क्या होता है, हाई रिस्की होता है। हाई रिस्की होता है, इसके थ्रू क्या हो सकता है, आपका कैपिटल क्या हो सकता है, यहाँ पे वाइप आउट भी हो सकता है, मतलब पूरा यहाँ से आपका कैपिटल जा भी सकता है। अब स्पेकुलेशन क्या है कि ये सिर्फ डायरेक्शन को ट्रेड करते हैं, जैसे कि अप साइड मार्केट जा रहा है तो बाय करते जाएंगे, है ना, और डाउन साइड मार्केट जा रहा है ना, डाउन साइड मार्केट जा रहा है तो ये सेल करते चल जाएंगे, है ना। तो ये अपने अपने हिसाब से मूवमेंट का फ़ायदा उठाते हैं। अब यहाँ पे समझने की बात क्या है कि मार्केट में दोनों ही रोल क्या है, इम्पॉर्टेंट है। कैसे, हेजिंग क्या है, रिस्क को कम करता है, लेकिन स्पेकुलेशन क्या है, लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है जिससे क्या होता है कि यहाँ पर इजीली क्या हो जाता है, आपका ऑर्डर बाय भी हो जाता है और आपका ऑर्डर सेल भी हो जाता है। तो ये क्या होता है, लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। और जो मार्केट में अभी जो नए हैं उनके लिए रिस्क को मैनेज करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। और बेनिफिट्स और इनकी फाइनल टिप्स के बारे में अपन बात करते हैं। रिस्क जो है, हाई लेवरेज लेना क्या होता है, छोटी गलती आपसे हो सकती है, पर उसके एवज में क्या हो सकता है, आपसे बड़ा नुकसान हो सकता है ना। मार्जिन कॉल्स, मतलब अगर आप पोजीशन आपके अगेंस्ट में हो जाए तो आपको क्या हो सकता है, यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन देना पड़ सकता है ना। टाइम डेंसिटी, एक्सपायरी पास आने पर क्या हो सकता है, वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है, जिससे कि आपको लॉस भी हो सकता है यहाँ पे। कॉम्प्लेक्सिटी, यहाँ पे क्या है, बिगनर्स को समझने में टाइम लगता है ना, जो कि मार्केट में नए हैं उनको समझने में टाइम लगता है। अब यहाँ पे अपन बेनिफिट्स की बात करते हैं। लेवरेज क्या है, कम कैपिटल में बड़ा एक्सपोजर है, मतलब आपको यहाँ से बड़ा प्रॉफिट भी हो सकता है। हेजिंग टूल क्या है, यहाँ पे आपको आपके जो पोर्टफोलियो को क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है, मतलब इंश्योरेंस का काम करता है यहाँ पर। लिक्विडिटी, मतलब आसानी से बाय और सेल हो जा रहा है, जो मैंने आपको अभी ऊपर बताया, है ना। बोथ वे, मतलब वो अप्स एंड डाउन्स क्या हो गए, दोनों साइड से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से प्रॉफिट कर सकते हैं, है ना। दोनों राइजिंग मार्केट में भी कर सकते हैं, मतलब जब मार्केट अप साइड चल रहा है, और फॉलिंग मार्केट में भी कर सकते हैं जब मार्केट डाउन साइड चल रहा है। अब क्या है, बिगनर्स के लिए ये सेफ़ है या नहीं, तो ये क्या है, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट क्या है, बिगनर्स के लिए रिस्की है ना। इसको क्या है, प्रॉपर नॉलेज के साथ में रिस्क मैनेजमेंट जिसको नहीं आता उसके लिए क्या है, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए उसको, है ना। लेकिन इसको धीरे धीरे सीखने के बाद में छोटी पोजीशन से अपने डिसिप्लिन को बनाना है, जो कि आगे जाके आपको बहुत पावरफुल बना सकता है। अब बिगनर्स के लिए क्या है, पहले पेपर ट्रेडिंग करो, पेपर पे लिखो और अपने पोजीशन साइज को लिखो, है ना। उसके बाद में सब डिटेल्स उसमें लिखो, ताकि मार्केट के मूवमेंट को आप कैप्चर कर पाए, है ना, जिसमें आपको लॉस नहीं होगा, आपको सीखने को मिलेगा। उसके बाद में स्मॉल, यदि आप सीख भी जाते हो उसके बाद में आप शुरू कर रहे हो तो स्मॉल, मतलब एक लॉट से शुरू करो, ताकि आपको लॉस भी हो तो आपके पॉकेट फ्रेंडली लॉस हो, जो आप क्या कर सकते हैं, उसको मैनेज करने में आपको ईजी हो। और आप क्या है, बिगनर हो या प्रो हो, आपको हमेशा क्या करना है, स्टॉप लॉस का यूज़ करना है आपको। तो आज हमने जाना कि फ्यूचर्स ट्रेडिंग क्या होती है, इस चीज़ के बारे में आज हमने संपूर्ण जानकारी प्राप्त करी। फ्यूचर्स किस चीज़ में ट्रेड होता है, कमोडिटी, स्टॉक्स, एक्सचेंज हो गया, एक्सचेंज जैसे BSE NSE में हो गया, उसके बाद में गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, इन सब में क्या होता है कि फ्यूचर्स का रेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और जैसे कि क्रूड ऑयल के केस में ये हाईली वॉलेटाइल इंडस्ट्री होती है, जहाँ पे प्राइस क्या होते हैं, हाईली फ्लक्चुएट होते हैं, तो यहाँ पर फ्यूचर्स के रेट बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होते हैं। उसके बाद में हमने जाना कि मतलब जैसे स्टॉक में भी अलग अलग इस सेगमेंट में फ्यूचर्स होते हैं, जो कि वहाँ पे इजीली लिक्विडिटी प्रोवाइड होती है। इंडेक्स में भी क्या होता है, फ्यूचर्स ट्रेडिंग होती है, जिसके थ्रू हम यहाँ पर फ्यूचर्स में वर्क कर सकते हैं। और फ्यूचर्स क्यों इंट्रोड्यूस हुआ, जैसे कि आपका पोर्टफोलियो साइज़ बहुत बड़ा है, तो उसको प्रोटेक्ट करने का काम भी हेजिंग के थ्रू आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपको एक इंश्योरेंस के थ्रू एक
बहुत अच्छा टूल प्रोवाइड होता है कि आप वहाँ पे अपने पोर्टफोलियो को मैनेज कर सकते हैं, वहाँ से आने वाले लॉसेस को वहाँ से आप कवर कर सकते हैं, जो कि मार्केट की अनसर्टिनिटी के कारण होता है। सो आई होप कि आपको फ्यूचर्स समझ में आए होंगे। दिस इज़ शुभम उघड़े साइनिंग ऑफ।